नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। साथियों, हम आपको बता दें कि अब जो है चुनाव आचार संहिता लग चुकी है और चुनावी बिगुल बज चुका है। लेकिन जहां तक अभी सवाल है प्रत्याशियों की, कौन बनेगा जौनपुर का सांसद, यह कयास लगाया जा रहा है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी सबसे पहले घोषित किया है कृपाशंकर सिंह को, लेकिन और भी जो दल हैं वह गठबंधन में जुड़े हुए हैं, उनका अभी तक पत्ता नहीं खुला हुआ है। जैसे कि समाजवादी पार्टी, इस बार समाजवादी पार्टी ने जौनपुर की दोनों सीटें अपने पास रखी हुई है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अगली बार लोकसभा चुनाव जो कि 19 में हुआ था उसमें मायावती और समाजवादी पार्टी की गठबंधन हुई थी, जिसमें कि 2 सीटें दी गई थी, एक मछली शहर से, एक सांसद सदर से, जिसमें कि एक मछली शहर बीजेपी के खाते में गई, दूसरा जो है सदर श्याम सिंह यादव चुने गए। लेकिन इस बार फिर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है कि इस बार हम ऐसे प्रत्याशी को उतारें जो कि जिताऊ हो, जिसमें लेकर के इस समय कृपाशंकर सिंह जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन होली भी नज़दीक है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी शहर में भ्रमण नहीं कर रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की जो सूचनाएं अभी तक मिल रही हैं उसमें यह घोषणा किया गया था कि 20 तारीख तक जो है प्रत्याशियों की घोषणा जौनपुर सदर की सीट पर कर दिया जाएगा। लेकिन होली किसी की खराब न जाए, कौन सा प्रत्याशी उतारा जाए, अभी हाल में ही अखिलेश यादव ने सभी जितने भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनको अपने यहाँ मीटिंग पर बुलाया था कि समाजवादी पार्टी को कैसे जिताया जाए। उस पर मंथन हुआ और प्रत्याशियों का भी मंथन हुआ, लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं। वह भी तलाश रही है कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा होगा सदर के लिए जो जीत सकता है। और इसी के साथ साथ हम बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो अभी बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसलिए जौनपुर की जनता आस लगाए बैठी हुई है कि कौन प्रत्याशी आता है, समाजवादी पार्टी से किसको उतारा जा रहा है या बहुजन समाजवादी पार्टी से। तब जनता यहाँ की फैसला करेगी कि किसको जिताया जाए, कौन बनेगा जौनपुर सदर से सांसद और कौन बनेगा मछली शहर से सांसद। इसी को कयास लगाते हुए लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें कि पार्टी के लोग अभी तक इसमें ध्यान दे रहे हैं कि अखिलेश यादव और मायावती कौन कौन प्रत्याशी उतारते हैं, जिससे वह प्रत्याशी के साथ साथ कार्यकर्ता भी जो है आस लगा रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी मिले जो कि मिलनसार हो, सबसे घुला मिला हो और पार्टी में उसकी अच्छी पैठ हो, कार्यकर्ताओं में उससे मिलनसार हो। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के तमाम अटकलें लगी हुई हैं। अभी चुनावी समर तेज़ी नहीं हुआ है, फिलहाल अभी तक किसी प्रत्याशी के आने की सूचना नहीं है। कयास ये लगाया जा रहा है कि होली के बाद जो है प्रत्याशियों की घोषणा जल्दी ही होगी। और इसी के साथ और आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स, जौनपुर। एक जिम्मेदार शहरी और नागरिक होने के नाते आप लोगों से भी अपील है और आपके बहुत सारे अनियंत्रित साथियों से भी मेरी अपील है कि वो बिना सोचे विचारे इसको आगे फैलाए ना, क्योंकि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दोधारी तलवार है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ सकता है। ये धमकी भी है और सुझाव भी है। आप बचे रहें, इसलिए मैं सुझाव देता हूं। आप करोगे तो धमकी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप पकड़ में आओगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपका मतलब जो आपके ऐसे लापरवाह साथी हैं, अगर आप उनमें से हैं तो अपने को भी उसमें शामिल कर लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक और बात है, जो हमारे प्रेस के लोग हैं, मतलब प्रिंटिंग प्रेस के लोग, हालांकि आप लोग उससे जुड़े नहीं, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं, क्योंकि आप उसको खबर की तरह प्रकाशित कर दोगे तो हमारा लाभ होगा। एक तो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस का व्यक्ति बिना सूचना दिए हुए कोई प्रिंटिंग सामग्री प्रिंट नहीं कर सकता। तो उसको हर प्रति में लिखना होगा कितनी कॉपी पे है, क्या सामग्री, क्या कंटेंट है, और उसकी प्रायर सूचना हमको देनी पड़ेगी।
तो ये हम उनको भी, सारे प्रिंटिंग प्रेस को भी सूचित कर रहे हैं, ताकि हम उसको इलेक्शन के खर्चे के नजरिए से उसे बुक कर सकें। यानी कि आपने एक पंपलेट छपवाया और कितने पंपलेट छपे नहीं मालूम, तो आप 100 कर दोगे 10,000 और छाप लिया आपने 10 लाख, तो उसमें वो हाँ, वो संख्या उसमें आना आवश्यक है। तो ये आपसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, लेकिन कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जिनका अखबार का प्रिंटिंग प्रेस हो और साथ साथ ये काम भी होता हो, ऐसा हो सकता है। तो मैं इसलिए ये बात को मैंने यहाँ पर कह देना उचित समझा। कुछ और बात रह गई क्या एडीएम साहब? हमें लगता है हमने एक्सटेम्पोर सब बोल दिया। रुकिए, अपील कर दूं, वो तो मेरा काम है, मैं करूंगा ही। मैं भी आपसे उसी के लिए आने वाला हूं। ये तो आपको वो सूचनाएं थी जो आपके पास हैं भी, और मुझे देना मेरा कर्तव्य है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, हम लोग कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। इसमें मैं मौजूद हूँ बीआरपी कॉलेज में, और हमारे साथ हैं धर्मेंद्र यादव, जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। और अभी आपको बता दें कि हाल ही में एक मूल्यांकन के कॉपी ले जाते हुए मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक की हत्या कर दी गई, जो कि उनके सुरक्षा गार्ड जो साथ में जा रहे थे वही पुलिस वाले ही थे। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, सीधे अध्यक्ष जी से कि क्या है मामला और क्या है इनकी मांगे। जी अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मांगे हैं आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को, इस तरह की समस्या का जो है आप बराबर जो है अपने चैनल के माध्यम से समाज को अवगत कराते रहते हैं। मैं धर्मेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ नवीन का जो है प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ में हमारे जिला कार्यकारी अध्यक्ष रितेश कुमार जी हैं, साथ में हमारे और सम्मानित शिक्षक साथी हैं। घटना ये जो है पिछले कल की रात जो है 18 तारीख को 17 तारीख की रात में मुजफ्फरनगर, जो उत्तर प्रदेश का जो है पश्चिमी छोर पे ज़िला है, और वाराणसी में कार्यरत जो है धर्मेंद्र कुमार, सहायक अध्यापक, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं कापियों को लेकर के वाहन के साथ 2 आरक्षी, मुख्य आरक्षी श्री चंद्र प्रकाश और सब इंस्पेक्टर नागेंद्र चौहान और 2 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के साथ ट्रक में जो है बैठ करके वो कापियों को लेकर गए मुजफ्फरनगर। एसडी कॉलेज पहुँचे। एसडी कॉलेज में कापियों को जो है वहाँ बंडल उतारना था। वहाँ पहुँचे तो रात हो गई थी। रात में जो है कोई था नहीं, तो इसलिए रात वहीं बिताने के लिए लोग वहाँ सोए और उसी सोने के दौरान वो नशे में धुत मुख्य आरक्षी चंद्र प्रकाश जो है कुछ बातचीत शिक्षक से हुई, और उसको सोने में भी, शिक्षक को भी सोने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो नशे में पूरी तरह से डूबा हुआ था और उसकी स्मेल से, उसकी दुर्गंध से जो है शिक्षक को परेशानी हुई। तो उसने ऑब्जेक्शन किया। तो ऑब्जेक्शन की स्थिति में अब वो नशे में इतना लिप्त था, इस तरह जो है लगता है लंबे समय से दुर्व्यसन में लिप्त था, जिसके कारण वो इस तरह के आग बबूला हुआ कि अपनी पूरी कार्बाइन को जो है शिक्षक के ऊपर जो चला दी, और पूरी कार्बाइन से जितनी गोली थी सब उसी में जो है दाग दी। अर्थात वो इतना ताबड़तोड़ फायरिंग करके उस शिक्षक को वहीं पर लहूलुहान कर दिया, और शिक्षक जो है जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी जो है मृत्यु हो गई। ये गोली मारकर पुलिस कर्मी द्वारा जो ये निर्मम हत्या की गई है, इसकी हम जो है घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और सरकार से ये मांग करते हैं कि जो है उस जो है नशेड़ी पुलिसकर्मी को कड़ी से कड़ी सज़ा दें, और साथ में उस मृतक शिक्षक के परिवार को 2 करोड़ की अनुग्रह राशि प्रदान करते हुए सांत्वना स्वरूप उसे आर्थिक क्षतिपूर्ति की जाए। और हम शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उसके परिवार को जब तक बच्चे की शिक्षा ग्रहण करते हैं, जब तक उनको सरकारी सेवा नहीं प्राप्त हो जाती है, तब तक उन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा अर्थात उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार उठावे। और इसके साथ साथ मैं सरकार से निरंतर मांग करता भी रहा, आज भी कह रहा हूँ, ऐसी जो है निर्मम हत्या जो हुई है, जो सीधे गोली मारकर शिक्षक की जो हत्या की गई है, अपने माध्यमिक शिक्षा संघ के इतिहास में, माध्यमिक विभाग में ये पहली ऐसी हत्या हुई है सीधी, जो सीधे गोली मारकर, साथ में चलने वाला ही हमारा जो है गोली मारकर हत्या कर रहा है। ये दर्शाता है कि सरकार की जो नीतियां, सरकार की जो चुस्त दुरुस्त जीरो टॉलरेंस की जो व्यवस्था है सुरक्षा की, वो कितनी जर्जर, कितनी खोखली है, ये भी अपने आप में दर्शाता है। और मैं एक मांग करता हूं सरकार से कि आगामी जो चुनाव हो रहा है,
लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें ऐसे पुलिसकर्मी को ना लगाया जाए जो नशे में धुत हों, दुर्व्यसनी हों, जिनकी आदतें अच्छी ना हों, जो साफ़ सुथरी निष्पक्ष निर्वाचन कराने में और निर्वाचन कर्मियों को सुरक्षित रखने में जो है व्यवधान उत्पन्न करते हों, ऐसे पुलिसकर्मियों को जो है पहले ही मुकम्मल व्यवस्था कर ली जाए, सुनिश्चित कर लिया जाए कि ऐसे पुलिसकर्मी ना लगाए जाएँ। और साथ में मैं अपने शिक्षक कर्मचारियों के लिए सेवा काल के दौरान अगर किसी प्रकार की इस तरह की घटना होती है या दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ के मैं जो है उनके रिस्क कवर बीमा राशि की जो है मांग करता हूं। उनको तब जो है सदैव जो है उनके ऊपर जो है रिस्क कवर बना रहे 1 करोड़ के, ताकि कभी भी इस तरह की घटना हो तो शिक्षक के परिवार को, कर्मचारी के परिवार को, उसके जीवन को तो वापस नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उसके परिवार को जो है कम से कम एक सांत्वना स्वरूप उसके आर्थिक जीवन को या जो है चलाने में, उसे संचालित करते रहने में एक जो है व्यवधान ना हो। जैसा कि मूल्यांकन के समय जो है इसमें मूल्यांकन भी चल रहा है, तो क्या मूल्यांकन भी बाधित होगा या इसके साथ साथ जब ये आगामी लोकसभा चुनाव भी घोषित हो गया है उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, तो इसमें जो है क्या मांगे रहेंगी, क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेंगी? अगर इसी तरीके से मूल्यांकन जो है के दौरान शिक्षकों की हत्या होती रहेगी तब इस पर जो है क्या आपकी कार्रवाई होगी? हम निरंतर हम शिक्षकों की ये सरकार से सदैव मांग रही है कि जब ये हमारा जो मूल्यांकन कार्य है, उत्तर पुस्तिकाओं का जो है एक ज़िले से दूसरे ज़िलों का जो है कई 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उसकी जो है व्यवस्था इस तरह चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए जिससे कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना हमारे जो है वाहन के साथ जाने वाले शिक्षक कर्मियों के साथ ना घटे। लेकिन सरकार किसी भी प्रकार के इसको जो है गंभीरता से नहीं ली, जिसका परिणाम ये रहा कि आज जो है हमारे बीच का नौजवान शिक्षक साथी धर्मेंद्र कुमार इस समय नहीं है। और ये अगर सरकार समय रहते इस पर निर्णय नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर मूल्यांकन कार्य भी बाधित किया जाएगा, इसको अवरुद्ध किया जाए। और आगे जो निर्वाचन के जो घोषणा हुई है, आचार संहिता लागू हो गई है, सूचना जारी है, तो निर्वाचन कार्य में लगने वाले जो लाखों शिक्षक हैं, हम शिक्षकों को मजबूर होना होगा अपने जो है सेवा सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए उचित निर्णय लेने के लिए हम बाध्य होंगे। नहीं समय रहते सरकार हमको जो आश्वस्त करे, संगठनों का आश्वस्त करे कि हम आपके साथ किसी भी प्रकार के निर्वाचन कार्य में बाधित करने वाले, निर्वाचन कार्य में ड्यूटी करने वाले शिक्षक कर्मचारियों को कहीं किसी प्रकार से कोई असुविधा, कोई असुरक्षा की भावना उनमें नहीं आने पाएगी और ऐसे पुलिसकर्मियों को नहीं लगाऊंगा। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि हम प्रांतीय अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश मानवीय शिक्षक धर्मेंद्र यादव जी से, जिन्होंने बताया कि इस तरीके की घटना हुई है। इस घटना को लेकर के वह घोर निंदा करते हैं और मूल्यांकन का भी हो सकता है, अगर प्रांतीय नेतृत्व का आया कोई आह्वान तो मूल्यांकन भी रोका जा सकता है और लोकसभा चुनाव में भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे ये असुरक्षित मानते हैं, जिसको लेकर के यह मांग भी करते हैं कि लोकसभा चुनाव में ऐसे पुलिसकर्मियों को न लगाया जाए जिससे कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा फिर से हो सके। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स, जौनपुर। नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष के आवास पर, जहां पर कि आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ज्ञापन देने वाले थे। क्या मुद्दा था जो उन्हें आज हाउस अरेस्ट किया गया है, आप देख भी सकते हैं कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, तो देखिएगा आप यहाँ पर जो है पुलिस के जवान भी मौजूद हैं इनके आवास पर। तो इधर से कैमरा पैन करके दिखाएं कि ये हमारे पास मौजूद हैं, इस समय हाउस अरेस्ट हैं, यहाँ पर बैठाए गए हैं ताकि ये लोग जो है कोई ज्ञापन और कोई वो ना देने पाए। तो हम लोग सीधे चलते हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सूर्यनारायण सिंह मुन्ना जी से, जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी अध्यक्ष जी, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज आम आदमी पार्टी के जिस तरह कल राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, दोपहर में हाई कोर्ट ने यह सुनवाई करती 22 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगती है कि आप जो है जवाब दीजिए अपना। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या थी ईडी को कि ईडी
अपने कार्यालय में नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठाई जाती है कि वहाँ से सुनवाई हो गई, आप जाइए तत्काल गिरफ्तार कर लीजिए। इतना फोर्स लगा दिया दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ, और जिस तरह रात 10 बजे उनको गिरफ्तार किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ अमित शाह, मोदी जी, आप तो कहते थे सुपारी जैसी पार्टी आम आदमी पार्टी है, लेकिन सुपारी जैसी पार्टी आपके गले में कहाँ से जाके अटक गई है ये मुझे पता लग रहा है, क्योंकि आप जैसे सारे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी शिक्षा पे काम करती है, आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य पे काम करती है, आम आदमी महिलाओं की सुरक्षा काम करती है, रोजगार पे काम करती है। वो आपको कहीं कहीं अरविंद केजरीवाल जी आपको खटक रहे हैं। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल जी ऐसे शख्स हैं जो कि हिंदुस्तान में इकलौते नेता हैं। अगर मोदी जी डरते हैं किसी से तो आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से। जिस तरह नौटंकी करके आपने संजय भैया को गिरफ्तार किया, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार किया, हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में डंका मनीष सिसोदिया का बचता है, संजय सिंह का बचता है, अरविंद केजरीवाल जी का बचता है। दिल्ली के एक एक वहाँ पे जितने हमारे लोग हैं वो खुश हैं शिक्षा पाकर, स्वास्थ्य पाकर, लेकिन दिल्ली के लाल को आपने गिरफ्तार कर लिया। आज शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग एक ज्ञापन का कार्यक्रम था, जिस तरह सुबह से हमारे यहाँ फोर्स लगा दी गई, कहीं वहाँ से फ़ोन आ रहा है, कहीं इस थाने से फ़ोन आ रहा है, कहीं वहाँ से फ़ोन आ रहा है। मतलब आप कार्यक्रम मत करिए, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा ला दिया जाएगा। हमारे कार्यालय को, आम आदमी पार्टी का कार्यालय को आप पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिए हैं। क्या आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने का पूरा साजिश है? क्योंकि अभी आपने देखा है कांग्रेस पार्टी को, अभी इनके कल ही उनके अकाउंट को सीज कर दिया गया। शिबू सोरेन को आपने गिरफ्तार कर, तमाम ऐसे नेता विपक्ष के हैं जिसको आप गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं। और जो आपके पार्टी में आ जा रहा है, जिसको आप 70,000 का घोटालेबाज कहते थे अजीत पवार को, उसको 2 दिन बाद आप अपने पार्टी में ले लेते हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर आपने निर्मा बनवाया है, उसको धुल करके कुंड में नहलवा करके मोदी जी, अमित शाह आप भारतीय जनता पार्टी में ले लेते हैं और आप कहते हैं साफ पाक हो गया है। आपने डिप्टी हमारे सीएम मनीष सिसोदिया को तोड़ने का काम किया, संजय सिंह को तोड़ने का काम किया, लेकिन क्योंकि ये आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ये टूटते नहीं हैं। ये आपसे लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। पहले अंग्रेजों से हम लोग लड़े थे, लेकिन अब ये काले अंग्रेज आ गए हैं, इनसे हम लड़ेंगे। आप देख रहे होंगे अभी आपने देखा कि यहाँ लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है। 2 विधानसभा जौनपुर जनपद में आते हैं। गृह मंत्री कहे जाते थे महाराष्ट्र के, उनके ऊपर ईडी का मुकदमा था, उसको आपने जो है करके यहाँ का प्रत्याशी आपने बना दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी एक एक घर जाके अलग जगाएगी कि इंडिया अलायंस यहाँ से जीतेगी, हर हाल में जीतेगी, एक एक कार्यकर्ता हमारा सपोर्ट करेगा। लेकिन मोदी जी अगर यही करना है तो आप चुनाव को बंद कर दीजिए, आप अपने आप को राजा घोषित कर लीजिए। चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है? आप तो विपक्ष को ख़त्म कर रहे हैं, आप चुनाव नहीं करवा रहे हैं। ये तानाशाही लोकतंत्र की हत्या है और कल का दिन, आज का दिन एक काला दिवस के रूप में आम आदमी पार्टी मनाएगी, क्योंकि एक ईमानदार नेता को जो काम कर रहा है दिल्ली का लाल, उसको आप देख रहे हैं, उसको आपने बंद कर दिया। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी का संगठन चल रहा है, उसी को लेकर आपको कहीं कहीं डर है। गुजरात जैसे आपके गढ़ में जिसके मॉडल पे आप प्रधानमंत्री बने थे, जो आप टेंट का स्कूल लगवा करके प्रचार किए थे मोदी जी, वो नौटंकी करना बंद करिए। आप जाके रियल में देखिए दिल्ली में कैसे काम शिक्षा पे हो रहा है। टेंट वाला स्कूल नहीं है, रियल में स्कूल बनवाया किसी ने, मनीष सिसोदिया ने बनवाया। देश में विदेशों में नाम हिंदुस्तान का अगर कोई हो रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहा है, लेकिन उसको भी आपने बंद कर दिया। तानाशाही सरकार चलाएंगे, चलाइए, कब तक चलाएंगे? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता एक भी डरने वाला नहीं है। आपके खिलाफ लोकसभा में एक एक सीट पे प्रचार करूंगा, आपके भ्रष्टाचार को उजागर करके छोड़ूंगा। जैसा कि अभी भी जो है आप लोगों को एक ज्ञापन भी देना था और पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तारी भी हो रही है जगह जगह पर, और अरविंद केजरीवाल को इसमें हिरासत में लिया गया है, तो आगे की क्या रणनीति होगी उनकी? देखिए, मैं बताऊं कि हमारे कार्यकर्ता तो शांतिपूर्वक ज्ञापन का कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन आप इतना डरते क्यों हैं आम आदमी पार्टी से? क्या आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी? अरे आंदोलन करेगी, आपके भ्रष्टाचार को हम उजागर करेंगे। आपके नेता कितने भ्रष्टाचारी हैं उसको हम बताएंगे। अशोक चौहान कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे जिसको आपने पार्टी में ले लिया, उसको बताएंगे। अजीत पवार कितने बड़े भ्रष्टाचारी थे, आपने पार्टी में ले लिया, उसको बता देंगे। हम लंबी लिस्ट हमारे पास है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी इकलौती एक ऐसी
ऐसी पार्टी है, हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट पार्टी बन चुकी है। और अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता को आपने गिरफ्तार किया। हमारे कार्यकर्ता शांतिपूर्वक ज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे थे, आपने उठा करके अभी अम्बेडकर तिराहे से बंद कर दिया। लाइन बाजार हमारे कार्यालय को आपने घेर लिया, वहाँ से बंद कर दिया। हमको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सुबह सुबह ही फोर्स पहुँच गई। ये क्या तानाशाही है भाई? क्या विपक्ष के लोग कार्यक्रम भी नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते? लेकिन ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इस तानाशाह रवैया से ना तो ईडी डरेगी, ना तो पुलिस डरेगी, ना सीबीआई डरेगी। हम आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा कि ये बात हम कर रहे थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सूर्यनारायण सिंह मुन्ना से, जो कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने अपनी बात को रखा है। तो आगे क्या रणनीति बनती है, इसको हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिर से आपको जो है एक बार फिर हम आपसे कहते हैं कि आप बने रहिए न्यूज़ टाइम्स से। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स जौनपुर। चुनाव के माहौल में एक न एक बहुरंगी बहुबातें हम सबके बीच में संसद विधायक लोग लाएंगे। हमको इससे विशेष ध्यान रखना होगा। हम लोगों को साथ में समर्थन देगा और हम लोगों का जो है बातें सुनेगा, या हम सबको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सरकार चाहे जो भी हो, सरकार चाहे जो भी हो, हमसे सरकार से ही लड़ना पड़ता है और सरकार से ही हमको अधिकार मांगना पड़ता है। सरकार कोई भी होगा, हमको उसके प्रति ही हर एक सबको और हर एक चीज़ें उससे हमको लेना पड़ता है उसको, और उसी से लड़ाई होता है। चाहे आवास हो, चाहे राशन हो, चाहे जमीन विवाद हो, चाहे कृषि विभाग, चाहे हम लोगों का हर एक ढंग से सरकार से उत्पीड़न जो होता है, हमको अपने अधिकार को उससे छीनना पड़ता है और उससे हमको लेना पड़ता है। तो हम यही कहेंगे कि ये चुनाव का माहौल है, अच्छी अच्छी बातें आप सबके बीच में नेता लोग करेंगे। 5 साल तक वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। इस समय चुनाव का माहौल में सब घुले हैं। जैसा एक रंग लाल, काला, पीला होता, उसी ढंग से आप लोगों को यह समझाएंगे कि हम आपको ये देंगे, आपको कॉलोनी देंगे, आपको पट्टा कर देंगे, तमाम प्रकार की बातें आप लोगों को उलझाएंगे। लेकिन हम यह सब आप सबके यही सामने रखेंगे कि आप किसी के बहकावे में न आए। वोटिंग चुनाव आपका अधिकार वोट है, चाहे आप सब अपने ही सिद्धांत से रखें और अपने हिसाब से और अपने आत्मा ध्यान करके वोटिंग करें। हम किसी बात पे अपनी गाड़ी को समाप्त। नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा भोले। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। साथियों, आज हम चुनाव पर चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि श्रमिकों के लिए आज तक लड़ते आए हैं, जो अख्तर अली साहब हैं। आप हैं श्रमिक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए जानते हैं कि इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है, तो सरकार ने श्रमिकों के लिए क्या योगदान दिया है और उन्हें क्या जो है रोज़गार मुहैया कराया है। सीधे हम चलते हैं अख्तर अली साहब के साथ। तो अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बताएं कि इसमें क्या जो है स्थितियां हैं वर्तमान। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने श्रमिकों की आवाज़ को आगे पहुँचे और श्रमिकों तक हमारी बात पहुँचे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहना यह है कि आज तक आज़ादी से लेके आज तक सभी लोग श्रमिकों के उत्थान की बात कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि श्रमिक आज तक उत्थान हुआ ही नहीं। श्रमिक का जहाँ देखिए श्रमिकों का शोषण हो रहा है। किसी भी जगह जाएं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, किसी भी थाने या चौकी पे अगर जाता है मज़दूर किसी भी समस्या को लेके, तो उसकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। वो केवल दौड़ रहा है, थक रहा है। सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन वो योजनाएं केवल कागज़ पे हैं।
तमाम जो तो हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। इस मैं उदाहरण कई चीज़ का दे सकता हूँ। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ गैस सिलेंडर का। गैस सिलेंडर मोदी जी की तरफ से निःशुल्क आया, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर पता कर लिया जाए तो जिसको भी सिलेंडर मिला वो निःशुल्क नहीं मिला। किसी ने 500, किसी ने 700, किसी ने 1500, किसी ने 1000। इस तरीके से श्रमिकों का दोहन किया गया। इसी प्रकार से आवास में है, मोदी जी का आवास आया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं बहुत खुश हुआ इसलिए कि भाई चलिए कम से कम एक मज़दूरों को एक आवास मिल रहा है। लेकिन उस आवास में भी इतनी धांधली हुई है, अगर निष्पक्ष अगर जांच करा दें तो मैं समझता हूं कि 5% ही लाभ व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसी को केवल लाभ मिला है, और नहीं तो किसी को लाभ मिला नहीं। जो भी लाभ मिला है वो एकदम अनर्थ मिला। जैसा कि इस समय चुनाव की आचार संहिता घोषित हो गई है, पार्टियों की क्या रुझान है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज समाज में ईवीएम को लेके एक मतभेद अंदर पैदा है। इस मतभेद को ख़त्म करना चाहिए था, क्योंकि जो पूरी जनता चिल्ला रही है, पूरी जनता चिल्ला रही है कि ईवीएम चोर है, ईवीएम चोर है। तो मेरा मतलब ये है कि जब ईवीएम चोर है तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। क्या दिक्कत है? सच को आँच किस बात का? तो आज तक जो तो ईवीएम नहीं हटा, ईवीएम को हटना चाहिए। जो जनता की मांग है, जो जनता विश्वास जिस पे कर रही है, वो काम जो तो सरकार में बैठे हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि जनता के बातों का, जनता की आवाज़ों का समर्थन करें और पालन करें। और जगह भी जैसे ईवीएम से चुनाव होते हैं तो वहाँ पर जो है विपक्ष की पार्टियाँ जीतती हैं, तब ईवीएम की कहाँ गड़बड़ी? नहीं, उस जगह भी विरोध हुआ है। वोट पड़ा है 75, गिनती हो रही तो 125 निकल रहा है। ये 125 कहाँ से निकला भाई? सीधा सीधा मामला है, इसका मतलब कि गलत हो रहा है। और दूसरी बात, पूरे दुनिया में कहीं ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो रहा जो मेरे जानकारी में, केवल इंडिया में ही क्यों? बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, अमेरिका विकसित देश है, वहाँ जो तो ईवीएम से नहीं होता, हमारे हिंदुस्तान में ईवीएम से क्यों? और दूसरी बात, जनता की आवाज़ है। जब 1500-1600 तो नहीं, 15-16 हज़ार रीट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है ईवीएम के विरोध में, तो चंद्रचूड़ साहब को मेरा तो निवेदन है कि चंद्रचूड़ साहब अपने विवेक से, अपने अधिकार से ईवीएम को निरस्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इनको भी ऐसा कार्य कर देना चाहिए। अभी हाल ही में जो है दो दिन हुआ जो है विपक्ष की सरकार में जो एनडीए गठबंधन में है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी जांच कर रहे हैं, जांच चलनी चाहिए। इस तरीके से जो मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से अंदर आप कर देंगे, अरे कितने जल्दी फैसला कर रहे हैं, उसका कोई फैसला तो होना चाहिए। फैसला आया नहीं, आपने उठा के अंदर कर दिया। एक एप्लीकेशन पड़ती है तो उसकी बाकायदे उसकी जांच होती है। जांच करने के बाद अगर वो दोषी है तो आप उसको उठाइए। अभी जांच चल रही है, मामला न्यायालय में है, और आपने उठा के, ये तानाशाही है केवल हमारे भारतवर्ष में, केवल तानाशाही। एक तरीके से कह दिया जाए कि अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं बोलूं, तानाशाही शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि इस बार जो है जनता जान रही है कि एक पहले से इतिहास रहा है कि सत्ता में 10 साल से ज़्यादा किसी को जो है राजनीति अवसर नहीं देती। बहुत ज़्यादा 5 साल से जब ज़्यादा तो जो है 10 साल। क्या परिवर्तन होगा ऐसा? इस बार परिवर्तन होगा। अगर ईवीएम रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, जो जनता की आवाज़ है। और परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही विकास की एक कड़ी है। तो इस बार जो है आप चूँकि श्रमिकों के नेता हैं, तो श्रमिक इस बार क्या मूड बनाए हैं, किसकी सरकार वो चाहते हैं?
श्रमिक तो सरकार उसकी चाहेगा जो श्रमिकों के हित की बात करे और श्रमिकों के हित के लिए, लेकिन मेरा जो सोचना है कि ज़रूरत पड़ी तो श्रमिक ही लोकसभा का प्रत्याशी होगा। और मोदी जी ने भी तो लगभग 10 सालों में उन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं, बहुत सी योजनाएं लाई हैं, उस पर आपका क्या है? योजनाएं अच्छी आई हैं, लेकिन योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए निष्पक्ष रूप से, वो लाभ किसी भी श्रमिक को नहीं मिला। तो आपका क्या श्रमिकों के जो आपके कार्यकर्ता है और जो ई रिक्शा चालक है, तमाम ऐसे छोटे छोटे दुकानदार खुमचे वाले आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या निवेदन, क्या अपील करना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव के लिए? हम श्रमिकों से अपील करना चाहते हैं कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है और हमारे देश का और हमारा भविष्य है। इसलिए निष्पक्ष होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानते हुए वोट देने का कार्य करें, इसलिए कि वोट देना अनिवार्य है। तो अभी आपने देखा कि हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रमिक कल्याण समिति के अख्तर अली साहब से। उन्होंने बताया कि क्या स्थितियां हैं। उनका कहना है कि ईवीएम हटाओ। ईवीएम अगर जनता चाह रही कि ईवीएम को हटाया जाए तब सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या जो है। उन्होंने अपील भी की श्रमिकों से, तमाम लोगों से कि मतदान ज़रूर करें। तो आगे हम और भी आपको दिखाते रहेंगे, तमाम ऐसे श्रमिक नेता से और भी तमाम जनता से रूबरू कराते रहेंगे। न्यूज़ टाइम्स से ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा, जौनपुर।